नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर। चलिए शुरू करते हैं। आगे के सिद्धांत पढ़ना कौन कौन सा है? दो हमने पढ़ लिए सिद्धांत। पहला संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्यखंड सिद्धांत, नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित। तीसरा कौन सा है? बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरिस एवं उलमैन, CD हैरिस एंड EL उलमैन, इनका पूरा नाम है, ने 1945 में किया। ठीक है, इसमें उन्होंने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्यखंड सिद्धांत को एक साथ संयुक्त करके तथा कुछ अन्य तथ्यों को शामिल करके भूमि उपयोग प्रतिरूप की व्याख्या करने का प्रयास किया है। हैरिस एवं उलमैन महोदय ने क्या किया कि इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ शामिल कर लिया, कुछ तथ्य और कुछ नए तत्व जोड़ करके बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, उनके अनुसार बहुत से नगरों में भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी एक केंद्र के चारों ओर नहीं बल्कि अलग अलग केंद्रों या नाभिकों के चारों ओर निर्मित होता है। यहाँ केंद्र या नाभिक से तात्पर्य उस आकर्षक तत्व से है जिसके चारों ओर आवासीय, व्यापारिक, औद्योगिक या अन्य प्रकार के कार्य संकेंद्रित होते हैं। ठीक है, एक नाभिक इन्होंने बताया, उसके चारों ओर कौन कौन से आवासीय हैं, व्यापारिक, औद्योगिक या अन्य प्रकार के कार्य संकेंद्रित होते हैं। हैरिस और उलमैन का मानना है कि कुछ नगरों में ये नाभिक नगर की उत्पत्ति के समय से ही विद्यमान होते हैं। जैसे ही नगर की उत्पत्ति होती है वैसे ही ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं। इनके बहिर्विस्तार से ही नगर का विकास होता है। ये पहले से विद्यमान होते हैं किंतु इनका विस्तार होता जाता है, तब नगर का भी विकास होता है। उदाहरण स्वरूप लंदन महानगर, जहाँ मुख्य नगर और वेस्टमिंस्टर खुले हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग बिंदुओं से उत्पन्न हुए हैं। प्रथम की उत्पत्ति वित्त तथा वाणिज्य कर के रूप में और दूसरे की उत्पत्ति राजनीतिक केंद्र के रूप में हुई है। ठीक है, अलग अलग बिंदु हैं जिसमें वित्त तथा वाणिज्य प्रथम है और दूसरा राजनीतिक केंद्र के रूप में, यानी यहाँ दो नाभिक हैं। केंद्र स्थल के रूप में एक नगर का आरंभिक केंद्र बिंदु फुटकर व्यापार क्षेत्र, रिटेल डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जबकि भार भंग नगर, ब्रेक एंड बल्क सिटी में यह पत्तन या रेल केंद्र और विशिष्टीकृत कार्यों वाले नगर में यह उद्योग, खदान और पुलिन हो सकता है। इस प्रकार नगर की प्रकृति के अनुसार उसकी उत्पत्ति किसी एक नाभिक से ही होती है, किंतु नगरीय विकास की अवधि में अन्य नाभिकों या केंद्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे नगर की उत्पत्ति होती है तो केवल एक नाभिक होता है, लेकिन जैसे जैसे नगर का विस्तार होता जाता है तो कई नाभिक बनते जाते हैं। ठीक है, हैरिस और उलमैन के अनुसार पृथक नाभिकों तथा विभिन्न विशेषताओं वाले क्षेत्रों का विकास निम्नलिखित चार कारकों के समन्वय को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से चार कारक देखते हैं। नंबर 1, कुछ क्रियाओं के लिए विशिष्ट सुविधाएं आवश्यक होती हैं। जैसे फुटकर व्यापार क्षेत्र अधिकतम अंतःनगरीय अभिगम्यता वाले बिंदु से पत्तन क्षेत्र उपयुक्त जलाग्र से तथा विनिर्माण क्षेत्र विस्तृत भूखंडों और रेल या जल परिवहन में संलग्न होते हैं अथवा उनके पास अवस्थित होते। कौन से? फुटकर व्यापार क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? कुछ समान प्रकृति के कार्यात्मक समूह एक साथ एकत्रित होकर रहते हैं, क्योंकि इससे एकत्रीकरण का लाभ प्राप्त होता है। फुटकर व्यापार क्षेत्र में संचार सुविधाओं के अनुसार वित्तीय और कार्यालय वाले भवन भी पाए जाते हैं। शिकागो का व्यापारिक क्षेत्र थोक विक्रय और समूहन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर एकत्रीकरण का लाभ मिलता है, मतलब एक स्थान पर कई उद्योग पाए जाते हैं तो वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक की पूर्ति दूसरी करता रहता है।
नंबर 3, कुछ असमान क्रियाएं एक दूसरे से पृथक रहती हैं। कारखाना क्षेत्र और उच्च वर्गीय आवास पास पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर कारखाना क्षेत्र होगा वहां पर उच्च वर्गीय आवास नहीं होंगे। इसी प्रकार फुटकर व्यापार क्षेत्र CBD, जहां पैदल चलने वालों, स्वचालित लघु वाहनों, कारों आदि की भीड़ रहती है, थोक व्यापार और विनिर्माण उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि थोक व्यापार क्षेत्र में रेल तथा चौड़ी सड़क की सुविधाओं के साथ ही माल उतारने और चढ़ाने की सुविधाएं भी आवश्यक होती है। यानी एक बड़ा क्षेत्र आवश्यक होता है, जो कि जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहां पर ये उपलब्ध नहीं होता है, जबकि बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विस्तृत भूमि और रेल सुविधाएं आवश्यक होती है। वही बात है। नंबर 4, कुछ क्रियाएं अधिक मूल्य वाली भूमि या उच्च किराए वाले भवन का आर्थिक भार वहन करने में असमर्थ होती हैं। उदाहरण स्वरूप अधिक स्थान घेरने वाली थोक विक्रय तथा भंडारण संबंधी क्रियाएं प्रायः सस्ती भूमि की ओर आकर्षित होती हैं। इसी प्रकार निम्न वर्गीय आवास प्रायः सस्ती भूमियों पर केंद्रित होते हैं। जहां पर उच्च किराया होगा वहां पर ये क्रियाएं नहीं पाई जाएंगी, यानी जहां पर भंडारण संबंधी और थोक विक्रय वाली, जहां पर सस्ती भूमि होगी वहां पर ये पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। नाभिकों के चतुर्दिक विकसित क्षेत्रों के प्रकार। कितने विकसित क्षेत्र विकसित होते हैं नाभिक के आसपास, देखते हैं। हैरिस और उलमैन के अनुसार अमेरिकी नगरों में नाभिकों के चारों ओर निम्नलिखित प्रकार के कार्यात्मक क्षेत्र विकसित होते हैं। कौन कौन से होंगे? नंबर 1, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। नंबर 2, थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग। नंबर 3, निम्न वर्गीय आवास। नंबर 4, मध्यम वर्गीय आवास। नंबर 5, उच्च वर्गीय आवास। नंबर 6, भारी उद्योग। नंबर 7, बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। नंबर 8 कौन सा होगा? आवासीय उपनगर। और नंबर 9, औद्योगिक उपनगर। इतने प्रकार के होते हैं। देखिए इनका जो डायग्राम है उसमें क्या है। पहला है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, यहाँ पर है, सेंटर में कह सकते हैं। दूसरा है थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग, इसकी अवस्थिति यहाँ पर है। UGC नेट में इनकी अवस्थिति पूछी जा सकती है कि पहले नंबर पर क्या है या चौथे नंबर पर कौन से हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नंबर 3 कौन सा? निम्न वर्गीय आवास, ये यहाँ पर। नंबर 4, मध्यम वर्गीय आवास। नंबर 5, उच्च वर्गीय आवास, ये यहाँ पर। नंबर 6, भारी उद्योग, यहाँ पर बाहर पाए जाते हैं। नंबर 6, बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। नंबर 7, बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र कहाँ पर है? ये रहा। और नंबर 8, आवासीय उपनगर, ये यहाँ पर। और नंबर 9, औद्योगिक उपनगर, ये बाहर है, उपनगर जो बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम दे दिया जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए नंबर दे दिया गया और लिया गया कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। इन सभी के केंद्रों को इलोबरेट हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।